समाज में तबसरे में उन्माद दिन रात जगाया जाए तो फिर वो देर सवेर नुमाया होता है। खासकर एक कौम जो जुल्म और सितम के बावजूद जुबान सिल के बैठी हो, फिर उसे अगर कोई जवाब देने वाला जिम्मेदार नजर आए तो सवाल खुद ब खुद जुबान पे आ जाते हैं और उस वक्त वो चुप कराए से चुप नहीं होते। ये सबूत है कौम के जिंदा होने का, ये सबूत है अभी भी कौम को दर्द है, अभी भी कौम के पास आवाज है। जरूरत है इस आवाज को सही तरीके से नुमायां करने की, सही प्लेटफॉर्म पर लेके जाने की, जिससे कोई भी आने वाले वक्त में इस कौम की आवाज न सुनने की हिमाकत न कर सके। यही सीख है कॉन्क्लेव 2023 म्हारो आपनो राजस्थान की। और अब वक्त है आगे बढ़ने का। तारीख गवाह है, जब कभी हुक्मरानों ने जुल्म की अति की है, जब जब कानून अपने रास्ते से थोड़ा सा अलग हटा है और उसकी आंख में धर्म के नाम पर या जात के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर जो रियाया है उसमें फर्क किया है, तब तब अगर किसी ने समाज को संभाला है तो वो रहे हैं उस समाज के कलाकार, उस समाज के लेखक, उस समाज के साहित्यकार, उस समाज को जगाने वाले बिना वर्दी के सिपाही। तो अब वक्त है उन्हीं बिना वर्दी के सिपाहियों को बुलाने का, क्योंकि हमने कौम के अंदर रहकर कौम की खिलाफत करने वालों की बात भी सुन ली, हमने सियासतदानों की बात भी सुन ली, हमने सत्ता में बैठकर जुल्म और सितम करने के बावजूद अपना चेहरा मजबूती के सामने, अपनी कौम के सामने रखने वालों की बात भी देख ली। तो आइए बुलाते हैं बिना वर्दी के सिपाहियों को। सबसे पहले आवाज दूंगा डॉक्टर मिराज हुसैन, जो कि कन्वीनर हैं वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट। मुझे लगता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में होना चाहिए इस देश में सबसे ज्यादा, वो यही है। ये होने चाहिए बिना वर्दी के सिपाही जो कि नफरत के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा लेके खड़े हैं। आपका खैर मकदम है। दूसरी आवाज दूंगा मैं मेरे बहुत आदरणीय लोकेश कुमार साहिल साहब को, जो शब्दों के जरिए इस तरह का जादू जगाते हैं कि कम से कम पढ़ते वक्त तो महसूस नहीं होता कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, और फिर पढ़ने के बाद शर्म आती है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। लोकेश कुमार साहिल साहब। और इसके बाद मैं बुला तो रहा हूं बिना वर्दी के एक सिपाही को, लेकिन एक वक्त था ये बावर्दी थे। जी हां, रिटायर्ड आईपीएस जेडब्ल्यू खान साहब, आपको आवाज दूंगा। आप मंच पर पधारें। जेडब्ल्यू खान साहब। इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक वक्त रहा कि ये वर्दी में सर के साथ खड़े रहकर आम होते हुए भी खास थे और दोनों तरफ का दर्द महसूस करते थे, लेकिन अब वर्दी उतारकर बिना वर्दी के सिपाही बनकर मुंसिफ टीवी के प्लेटफॉर्म पर आज ये आवाजें शायद अभी थोड़ी देर पहले जो आपकी रूह को तकलीफ हुई थी उस पर अपने विचारों से, अपनी आवाज से वो मलहम लगाएं जिसकी आप बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस कर रहे हैं। और अब इस कानों को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक और अच्छे शख्स को आवाज दूंगा। मेरे भाई मकसूद अली खान, आप आए और प्यार और मोहब्बत, बल्कि कहूंगे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। आइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का दिल से खैर मकदम। अभी प्रवीण साहब ने एक बात कही कि अगर किसी समाज में दिन रात चुभने वाली, उन्माद वाली, चीखती हुई आवाज़ों में बात की जाएगी तो उसका असर आज नहीं तो कल
समाज पे जरूर दिखाई देगा। हिंदुस्तान गालिबन दुनिया का एक अकेला मुल्क है जहां कमोबेश सारे मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। बल्कि आप यूं कहिए कि 3-4 बड़े मज़ाहिब को छोड़ दें तो बहुत सारे मजहबों की पैदाइश इसी मुल्क में हुई है। और बरे सगीर के एक बहुत बड़े शायर रहे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जो दौरे हालिया है, आप लोगों को नहीं लगता कि ये बैर रखने का जो सारा काम है वो मज़हब के जिम्मे आ गया है? मकसूद भाई के सवाल पर, मज़हब की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहले हमें ये तय करना चाहिए कि मज़हब है क्या। क्या पूजा पद्धति, उपासना पद्धति जो है वो मज़हब है? मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं इसलिए वो मुसलमान है, मैं आरती करता हूँ इसलिए मैं हिंदू हूँ। माफ़ कीजिएगा, इन दोनों ही बातों का मज़हब से कोई लेना देना नहीं। ये उपासना पद्धति है अनफॉर्चुनेटली, जिसको हमने मज़हब मान लिया है। मज़हब है क्या? इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत पे अगर कोई कायम है तो वो मज़हबी है, और अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो उसकी उपासना पद्धति कुछ भी हो, वो गैर मज़हबी आदमी है, इंसानियत के खिलाफ काम करने वाला आदमी है। और ऐसे लोग जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हों, जाहिर है वो नफरत की खेती करेंगे भाई। वो मोहब्बत की खेती क्यों करेंगे? वो मोहब्बत की दुकान क्यों चलाएंगे? उनका काम यही है। जिनको गैर इंसानी काम करने हैं, जिनका शेवा है कि नफरत की खेती हो, नफरत फले फूले, जाहिर है कि वो फल उन्हीं को काटने हैं, उन्हीं को खाने हैं वो। और ये तो बहुत आसान हो गया है, माफ़ कीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। हिंदुस्तान मज़हब के आधार पे ही बटा था दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए इस बात को। ये आज जो 2014 के बाद का रोना हम लोग रोते हैं, इस रोने में आधा अधूरापन हमेशा इसलिए रह जाता है कि उससे पहले की बातों पे हम लोग नहीं जाना चाहते। पहले तस्लीम करें इस बात को कि मुल्क का बंटवारा मजहबी आधार पे हुआ था। कौन जिम्मेदार कितना था, सावरकर कितने जिम्मेदार थे, जिन्ना कितने जिम्मेदार थे, ये तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं उन बातों को। 2 नेशन थ्योरी कहाँ से आई? लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पहले सियासत में कुर्सी पाने का जो हथियार मजहब को बनाया जाता था, उसमें वो बेशर्मी, वो नंगापन, वो गुंडई शामिल नहीं थी जो 2014 के बाद से शामिल है। शुक्रिया। एक शायर ने कहा कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। ये दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े कवि हैं जो बहुत बाकमाल शायरी भी किया करते थे। तो क्या हम ये मानें कि हमारी जो आवाम है वो इतनी नादान है कि वो सियासत के बहकावे में एकदम से आ जाती है? और क्या ये जो अक्सरियत के लोग हैं और जिनकी सोच अक़लियत के खिलाफ होती जा रही है, या ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि वो खिलाफ है, तो क्या इसके लिए सिर्फ सियासत जिम्मेदार है? मैं ये बात वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुर्शीद भाई को और उनकी पूरी टीम को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी जुर्रतमंदी के साथ जयपुर में बैठकर इन मसाइलों को उठाने की जो नेशनल मीडिया भी नहीं उठा पा रहा है तो मेरी तरफ से मुबारकबाद। अब जो भाई ने सवाल पूछा मुझसे कि क्या सियासत जिम्मेदार है मजहबी उम्मात के लिए, मैं बहुत साल पीछे जाना चाहता हूं, यानी हजारों साल पीछे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय वहां भीष्म बैठे हुए थे जो पांडवों के खिलाफ थे उस वक्त। और भीष्म के बारे में यह कहा जाता था कि भीष्म जो हैं वो बहुत शक्तिशाली है, और चीरहरण हो रहा था। भीष्म को भी यह पता था कि यह गलत हो रहा है।
लेकिन भीष्म खामोश रहे, क्योंकि उन्होंने वरीयता किस बात को दी कि जिस तरफ मैं हूं सियासत में, उस तरफ वाले ये कर रहे हैं, और वो खामोश रहे। लेकिन अगर वो खड़े हो जाते तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि द्रौपदी की साड़ी उतार देता। जब जंग हुई उसके बाद तो सबसे पहले जो मारे गए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो भीष्म थे, जिन्हें अर्जुन ने मारा। तो मसला यह है कि जुल्म किसी पर हो रहा है इस मुल्क में, और जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार कुर्सियों पर वो खामोश हैं। यहीं से सारा उम्माद पैदा होता है, सारी मसलहत को जो है वो जगह मिलती है कि अगर मैं खामोश हूं, साहिल साहब खामोश हैं, खान साहब खामोश हैं, तो फिर बोलेगा कौन? अब रहनुमाओं के बारे में अगर आप बात करें तो जो भी रहनुमा है हमारा, जो ये कहता है कि हां आओ हम तुम्हें हक देंगे, वो एक को आंच और एक को धुआं कर रहा है। और मैं इसमें सियासी तौर पर दो मेजर पार्टियां हैं। पहली पार्टी ने, हमारे चचा ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उस वक्त उन्होंने, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हकीकत में है कि सामाजिक तौर पर आपको हाशिए पे ढकेलना, व्यवसायिक तौर पर आपको हाशिए पे ढकेलना, राजनीतिक तौर पर आपको हाशिए पे ढकेलना, इसके सिवा अभी तक पिछले 9 सालों में मुसलमानों को बहुत कुछ नहीं मिला। एक भी कैबिनेट मंत्री, जिस कौम की आबादी 15%, 16% के आसपास है मुल्क में, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री इस मुल्क में नहीं है। सत्तारूढ़ दल में उसका एक भी एमपी इस पार्लियामेंट में नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जो है विधानसभा के तौर पे स्टेट है, वहां पे एक भी विधायक चुन के नहीं आता है उनका। तो मसला यह है कि आप एक तरफ बीजेपी को देखते हैं और उसके चाल चरित्र को देखते हैं, और दूसरी तरफ का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि दूसरी तरफ है कांग्रेस। मैं इसी राजस्थान की बात करता हूं। नासिर जुनैद की घटना हुई, मैं कहीं बाहर था, मैं जो है वापस लौट रहा था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 4 दिन पहले 2 बच्चों को जला के मार दिया गया और इस तरह की घटना हुई। और उसके बाद जब वो घटना हुई तो मुझे यह भी पता लगा कि 4 दिन हो गया, सरकारें खामोश हैं अफीम लेके, खाना पूर्ति हो गई कि हाँ ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान आया दिल्ली से, नासिर जुनैद के घर गया, मैंने पूछा क्या कोई मुआवजा मिला, कोई आया? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। तो मैं उस वक्त कांग्रेस में था, मुझे यह लगा कि अगर मेरी पार्टी ही मेरे लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही तो मुझे इस पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने वहां से इस्तीफा दिया और वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट उस वक्त शक्ल में आई। ऐसा नहीं था कि मुझे सियासत में या कांग्रेस में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब लीडरान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और वो चाटुकारिता की तरफ लग जाते हैं बतौर राजनीति करने के, तब मसले खड़े होते हैं। और कांग्रेस में भी ये मसला खड़ा हो गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन आमतौर पर बात यह है कि जिस तरह की प्रजा होती है उसको उस तरह का राजा मिलता है। अगर हम सारी शिकायतें लीडरान से करें तो फॉलोअर्स क्या करते हैं? वो उन गलत लीडरान को फॉलो क्यों करते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि एक बड़ा चोर है, डकैत, और दूसरा वाला चोर है, तो आप किसको चुनेंगे? चोर तो दोनों हैं। नहीं तो चुनेंगे किसको आप फिर? तीसरे को, जो चोर नहीं है। तीसरा है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है तीसरा, और आपके स्टेट में तो तीसरा कोई है ही नहीं, तो आप चुने किसको? अब मसला कौम के ऊपर यहां खड़ा होता है कि कौम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौम सबसे पहले अपने लीडर की जान लेने के लिए दौड़ती है, और यह इस कौम की परेशानी है। आप अगर पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो मुसलमान लीडरान जो पैदा होते हैं वो अपनी गली में ही दम तोड़ देते हैं। उसकी वजह है कि उनको सबसे कम सपोर्ट खुद की कौम करती है, और इस चीज को खत्म करने के लिए कौम को भी सोचना होगा। दूसरी बात, कौम मुशायरा, बिरयानी, कोरमा, रोटी, दावतें, क्रिकेट, टूर्नामेंट, कंचे, गोली, इनमें मसरूफ है। उसको मत जगाइए, और अगर आप जगाएंगे तो फिर वो देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस में बट के उसमें मसरूफ हो जाएंगे कि उनकी वाली शेरवानी काली है और मेरी वाली सफेद है, आओ इस दुकान में आओ, आओ उस दुकान में आओ। लेकिन कौम किस चीज पर पीछे है?
कॉम एजुकेशन की बात करनी, आप करिए एजुकेशन की बात, मैं बताऊं आपको, पढ़ो संविधान ने, हमने एक मुहिम चलाई है वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट से, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे जो है कुछ बेसिक संविधान जाने, जिससे अगर उनके घर पे पुलिस आ जाए तो वो कह सके ये संविधान में है और ये नहीं है। अगर उनके घर में किसी के ऊपर एफआईआर हो जाए तो वो थाने जा सके, अगर उनके साथ कोई जुल्म हो जाए तो वो एफआईआर कराने जा सके। उस पढ़ो संविधान को पढ़ने के लिए मैं हर मोहल्ले में 5 बच्चे ढूंढ रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां क्रिकेट का आईपीएल खेलने वाले बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन संविधान पढ़ने वाले बच्चे हमारी कौम में नहीं है। और ये परेशानी कहां से पैदा हुई है? ये परेशानी पैदा हुई है जनरेशन दर जनरेशन, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो एक नेता आता है और वो पुरसोज तकरीर करता है और कहता है जाग जाओ, और फिर बिरयानी खा के सो जाओ। इलेक्शन के बाद बिरयानी खा के सो जाओ, फिर अगले इलेक्शन में जागना। तो मसला ये है नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये है कि जब आप किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से देखेंगे कि जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने की कोई इम्कानात होते हैं, वहीं पे उसी को हराने के लिए हमारी ही कौम के 15 लोग और खड़े हो जाते हैं, तो इसमें किसी गैर कौम का या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का तो कुछ नहीं। अब तो ये मसला अभी छोड़ दीजिए, ये तो बहुत पीछे का मसला। इससे आगे के मसले की बात करूं मैं। मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं और राहुल जी अभी पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं सरकार में। एग्रीड अपन वो नहीं, मेरी बात सुनिए आप। 2 टिकट दिए हैं 230 में से, वो भी जो सिटिंग है उनको। बुरहानपुर में उसके बाद क्या हुआ? बुरहानपुर में 60% से ज्यादा मुसलमान है, वहां एक निर्दलीय विधायक को टिकट दे दिया आपने। सुनिए, सिकंदर सिंह या कुछ का नाम है। मेरा यह कहना है कि अगर आप राजनीतिक तौर पर कोई भी पार्टी देश की हमें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करेगी, तो हम अगर राजनीतिक तौर पर पीछे होंगे तो सामाजिक तौर पर भी होंगे, व्यवसायिक तौर पर भी होंगे। तो राजनीतिक तौर पर पीछे करने की जो साजिश है वो हर पार्टी कर रही है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। इसमें वजह क्या है? वजह यह है कि हमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। पिछले 9 साल से बीजेपी इस देश में है। नहीं, अपने डिस्कशन का मुद्दा बीजेपी के अगेंस्ट बात करना नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर किसी सोसाइटी के अगेंस्ट अगर कोई हो रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके लिए वो सोसाइटी खुद कितनी जिम्मेदार है। और अगर हम इस मुल्क में इत्तेहाद रखना चाहते हैं, मोहब्बत रखना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स के अलावा और कई मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क में जहाँ पे थोड़ा सा अनरेस्ट हो तो वहाँ पे कलाकारों की ज़्यादा ज़रूरत है, सोशोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे थिंकर्स की ज़रूरत है, जो समाज को बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए बगैर या जनता के सामने आए बगैर इन्फ्लुएंस कर सकें। मुझे लगता है कि उनकी जहनी सफाई की ज़रूरत है और ये काम शायर, अदीब और थिंकर्स ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साहिल साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है कि सियासत लड़ाने का काम करती है, अदब जोड़ने का काम करता है। इस पे तो कोई बहस हो नहीं सकती। जिगर साहब बहुत पहले फरमा गए कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये बात मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहने की अनुमति दीजिए कि अदब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसी माशरे के लोग हैं, वो कोई चांद मंगल से उतरे हुए लोग नहीं है वो। और अदब अगर अपने दौर का आईना न बन सके तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रहा है। मुंशी प्रेमचंद का बड़े आदमी का कौल है, वो कहते थे साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो समाज होगा वही तो दर्पण में दिखेगा। लेकिन हाँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हर बुराई का ठीकरा अगर सियासी लोगों के माथे पे ही फोड़ना है, वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिक्स में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो जो थिंक टैंक बन के कुछ माशरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? तो मेरा तो मानना यह है कि हर शरीफ, भले और सज्जन आदमी को मोहब्बत की बात ही करनी चाहिए और उसके लिए अदब और शायरी से बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता। क्योंकि वो जगह, वो जाजम, वो दरी, वो माहौल, वो एक ऐसी चीज़ है। भाई ने बहुत हल्के लफ्ज़ों में कह दिया उस बात को कि मुशायरा और बिरयानी,
माफ कीजिएगा, मुशायरा और बिरयानी एक जैसी चीज नहीं है। मुशायरा जो है वो मुशायरा गाह से जब आदमी लौटता है ना, कुछ साथ लेकर के आता है, खाली हाथ नहीं आता है वो। सियासी जमात में तो हम खाली हाथ लौट सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मुशायरा आपको ऐसी ऐसी बातें दे करके जाता है जो आपके साथ जाती हैं, जो आपकी तरबियत में सुधार करती हैं, आपको तमीज़ सिखाती हैं, उठने बैठने बोलने का शऊर मुशायरा सिखाता है। मुशायरा ये जो आज के मुशायरे होने लगे हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग हैं मुशायरों के मंच पर भी ऐसे जिनका काम ही है पहली फुर्सत में मुशायरे को मुसलमान कर देना। तो मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुशायरा हमारे अदब का एक सीरियस हिस्सा रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो बना रहे, क्योंकि हिंदी का जो कवि सम्मेलन है उसका तो पूरी तरह से सत्यानाश हो चुका, लेकिन उर्दू का मुशायरा जो है वो अभी गनीमत है, बचा हुआ है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे शायर, हमारे कवि, हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार, मैं समाजवादी विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप तमाम लोगों के बीच में, इसे एक जुमले में सारी बात आ जाती है। डॉक्टर लोहिया फरमाते हैं कि लोकतंत्र में साहित्यकार और पत्रकार ये देश का स्थायी विपक्ष होता है। इसे एक जुमले में सारी बात आ जाती है। स्थायी विपक्ष होने का मतलब ये है कि पत्रकार और साहित्यकार, उसका ये काम नहीं है कि सरकार का ढिंढोरा पीटता फिरे। और एक बड़े जर्नलिज्म के इदारे में बैठा हूँ तो एक और बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। खबर के मुतालिक एक बड़े आलिम ने फरमाया है कि खबर वो है जिसे सरकार छुपाना चाहे, बाकी सब तो विज्ञापन है। जिस तरह समाज का एक बहुत जिम्मेदार तबका अदीब और शायर और कलाकार हैं, समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम जिस इदारे को दिया गया है वो है पुलिस। आप चूंकि उस महकमे से बहुत लंबे अरसे तक जुड़े रहे, आपको लगता है कि अगर किसी समाज में, किसी सभ्य समाज में अगर पुलिस न चाहे तो दंगे हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, खुर्शीद साहब को और मुंसिफ टीवी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं इतनी खूबसूरत कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं मुंसिफ टीवी को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि वो अब राजस्थान में भी आ गए हैं बड़े तरीके से। और मैं कई जगह बात कर रहा था, जब आ रहा था तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मुंसिफ टीवी खुर्शीद साहब की सदारत में इतना अच्छा, आज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट सुन रहा था बेबाकी के साथ जो खुर्शीद साहब ने सवालात किए, वो मेरे ख्याल से आज के दौर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसे और एंकर होने चाहिए जो इस तरह की बेबाकी से सरकार से या अपोजिशन से सवालात करते हैं और उनको आईना दिखाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में आना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपको एक थोड़ा सा मैं तारीख की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हर दौर में लोगों में कम्युनल फीलिंग किसी न किसी फॉर्म में रही है और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन सियासतदानों ने और हुक्मरानों ने किया है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोगों को डिवाइड रखा जाए। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किया, या क्या करना चाहिए था। वो सब सवालात जवाब। सियासत से अलावा मैं, जैसे आपने पूछा पुलिस के बारे में, जो लोगों के तासुबात हैं कि पुलिस अगर चाहे तो राइट्स नहीं हो सकती हैं या पुलिस ना चाहे तो राइट्स हो जाती हैं। ये बात देखिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है और होती भी रही हैं जब जब कभी कम्युनल राइट्स होती हैं। लेकिन मैं फैक्ट ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी महकमे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि उनको बाई पार्टीसन नहीं होना चाहिए। उनका हमेशा एम ये होना चाहिए कि वो किसी भी मज़हब की, किसी भी जात की, किसी भी धर्म की तरफदारी ना करें। उनका काम होता है कि जो कॉल, जैसे कहते हैं ना, कॉल ए स्पेड,
जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इनोसेंट है उसको परेशान ना किया जाए। और हर जगह ज़्यादातर जगहों पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये होती है कि ऐसा ना हो, लेकिन सियासतदान जो हैं या कुछ इस तरह के अनासिर होते हैं हर सोसाइटी में जो इस बात को फ्लेयर अप करते हैं और ब्लेम डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन जहाँ तक के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का ताल्लुक है, उनका हमेशा एम ये रहता है, कोई भी आदमी अपने घर में तो नहीं चाहेगा कि झगड़ा हो या मारपीट हो या किसी तरह के फसादात हों। जो भी किसी शहर का ऑफिसर रहता है, जो जहाँ तैनात रहता है, उसका हमेशा एम ये रहता है कि भाई उसके इलाके में शांति बनी रहे, और उसकी भरपूर कोशिश होती है कि भाई शांति बनी रहे, किसी तरह की परेशानी ना हो लोगों को, और अगर कोई फ्लेयर अप करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। लेकिन बीच में जो कुछ शरारत पसंद अनासिर होते हैं, वो छोटी सी बात को, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के बीच में कोई दो बदमाशों के बीच में एक मोहल्ले में लड़ाई हो गई, और वो अनफॉर्चुनेटली वो दो मजहब के लोग हैं। अब उसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन जो शरारत पसंद अनासिर होंगे या जो पॉलिटिशियन कहूँ या जो भी कहिए आप उनको, वो होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये इसको कम्युनल बना देंगे कि भाई इसने इसको मारा या इसने ये किया दूसरे के खिलाफ। लेकिन हकीकत ये होती है कि भाई दो बदमाश थे या दो की आपसदारी की कोई लड़ाई थी, जायदाद का झगड़ा था या किसी आपस में कोई बाल बच्चों की लड़ाई हो गई थी और उसमें उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया। लेकिन और जब ये बात जब नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतों को क्या बहुत सख्ती से नहीं देखा जा सकता? जी, इसको हमेशा ये कोशिश होती है कि इसको बहुत सख्ती से लिया जाए। और आप देखते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो हमेशा आजकल आपने देखा होगा पुलिस के जो एहलकार हैं, जो डिफरेंट लेवल के हैं, वो तुरंत टीवी चैनल पे आके या मीडिया से आके मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि भाई ये दो लोगों के बीच की झगड़ा था, इसमें कम्युनल एंगल कुछ भी नहीं है। लेकिन कई जगहों पे ऐसे हादसात हो जाते हैं कि जो शय पसंद अनासिर हैं वो हावी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत इस तरह का कार्रवाई करते हैं। वैसे पुलिस के वर्किंग स्टाइल को लेकर कई बार डाउट क्रिएट हो जाता है, और आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट में कई बार इस तरह की बातें उठी हैं कि पुलिस के वर्किंग स्टाइल को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें। उसमें कई बार ये कोशिश की गई कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है उसको डेवलप किया जाए, बाकी दुनिया के जो दीगर मुल्क हैं वहाँ के पुलिस के वर्किंग स्टाइल को हम अडॉप्ट करें ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये सिर्फ बातें होती हैं या इन पे कभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ? देखिए, ये जो दूसरे कंट्रीज में जो पुलिसिंग का काम होता है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज का लें या बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर कमोबेश लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर जगहों पर पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, रेशियो पुलिस और पॉपुलेशन का जस्टिफाइड है या अच्छा है, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। लेकिन इंडिया जैसी जगह या कोई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पुलिस और पब्लिक का रेशियो बहुत कम है, तो इम्बैलेंस्ड है थोड़ा। सॉरी, इम्बैलेंस्ड है। हाँ, इम्बैलेंस है जी। उसकी वजह से क्या होता है कि एक पुलिस वाला है, एक बीट में 50 घरों को उसको देखना है, 100 घरों को देखना है। अब उसमें अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या दो घरों के बीच में झगड़ा हो रहा है या दो दुकानदारों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई इसका एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये परेशानी है। और आपको जैसा पता होगा, कई सालों से पुलिस रिफॉर्म पे बात होती रहती है, बड़े बड़े कमेटियाँ बैठती हैं और कुछ रिफॉर्म्स हुई भी हैं। लेकिन ये बात भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, इतने साल की मेरी नौकरी के बाद, कि पुलिस के अंदर ऑफिसर हों, चाहे जवान हों, चाहे जिस लेवल के भी लोग हों, कभी भी फ़िरका परस्ती की वो मैंने कम से कम अपने पूरे कैरियर के दौरान नहीं देखी। इसके लोग हो सकते हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है सर। लेकिन आप देखें कि बहुत छोटे से जो मसले होते हैं जिनको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, फिर वो चीज़ें काफ़ी आगे तक चली जाती हैं। बहुत छोटी मोटी और गलत इन्फॉर्मेशन की बिना पर मॉब लिंचिंग हो जाती है। हाँ? तो समाज इस तरह से अपने आप को किस तरह से डेवलप करे, सुधारे,
कि इस तरह की बातें जिन पे वो काबू कर सके? इसमें ज़रूरत, देखिए पुलिस का जो रोल है वो तो बाद में आता है कि भाई जब कोई इंसिडेंट हो गया या इंसिडेंट डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लोगों के बीच में कैसे हार्मनी पैदा करी जाए, इसके लिए कई स्पीकर ने काफ़ी अच्छा बोला। मैं तो इतना ज़्यादा इस बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि लोगों को आपस में इस तरह के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, या जो हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमारे आरडब्ल्यूएज होते हैं, जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, एक रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वहाँ पर कई तरह हर मज़हब के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अब उन लोगों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं इस तरह की बात होने ना पाए, और अगर कोई शैफ अनासिर कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको फौरन रोक के उसको आईना दिखा दिया है कि हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई जगहों पर आपने देखा भी होगा ये, और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग की बात की अब्दुल साहब ने, वो ये है कि ये भी एक सोसाइटी क्या आईना है कि देखिए आप कितनी नफरतें लोगों के बीच में पैदा कर दी जाती हैं कि एक बंदा दूसरे आदमी को, जिससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई जानता तक भी नहीं है, और उसको वो इतनी बुरी तरह मारता है, और जान से भी जाते रहते हैं लोग। इस तरह के हालात हो जाते हैं। सिर्फ इसकी वजह यही है कि सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो पा रही है। सोसाइटी में इतनी नफरत लोगों के बीच में होती है, और ये हर दौर में रही है, कहीं कभी कम रही है, कभी ज़्यादा रही है। ऐसा ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर टाइम में ऐसा रहा है। कई बार ऐसा होता है, कई इंसिडेंट होते हैं कई जगहों पे, वहाँ रिपोर्ट ही नहीं होती है, पुलिस अपने लेवल पे या कई लोगों पे सेटल कर देती है कि भाई ठीक है ये बात हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके मैटर को सॉल्व कर देती है। इंस्टेंट जस्टिस इंस्टेंटली अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है। जी, वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। अब जो चूंकि दुनिया जो है वो बहुत तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे आ गए हैं, साहिल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ये कितना अनसोशल हो गया है, और इसकी वजह से सोसाइटी में डिस्टेंसेस और दूरियां चली जा रही हैं, इनको कम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, ऐसा है कि कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी ये जब इन्वेंट होती है, लोगों के सामने आती है, तो लोगों पे है ये कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप तलवार से गर्दन भी काट सकते हैं, आप तलवार का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो आदमी जो सोशल मीडिया को जिस जहनियत से यूज़ कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल भी है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया ने सब खराबी किया है। हमारे को एक दूसरे के नज़दीक लाने में हम फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, इनसे ऐसा नहीं है केवल नुकसान ही हुआ हो। टेक्नोलॉजी है, आज के दौर की ज़रूरत है, बहुत अच्छे पहलू भी उसके हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर मैं नेगेटिव मेंटेलिटी से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और चीज़ों को स्प्रेड कर रहा हूँ, गलत चीज़ों को, नफरती चीज़ों को, झूठी चीज़ों को, तो जाहिर है भाई फिर तो उसका कोई अंत नहीं है फिर। और सोशल मीडिया के लिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड जिनको खास करके मैं कहता हूँ, उनको उनका कम से कम टाइम तो तय होना चाहिए कि इससे ज़्यादा वो स्क्रीन आवर्स उनके ना हो। और अब तो और भी ख़तरनाक चीज़ हमारे सामने आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है, ये तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने रख देगा ला करके कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे अपने दौर में इस बात की कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। तो सोशल मीडिया को लेकर के मेरा तो यही कहना है भाई कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी है, लेकिन जाहिर है उसको छानबीन करके देखना चाहिए। मेरा साहब, आपकी जो मूवमेंट है उसका नाम बहुत खूबसूरत है, वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि समाज की आपस की मिठास बढ़े, लोग एक दूसरे से मुत्तफिक हों, मोहब्बत करें? देखिए, वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट किसी एक मज़हब का संगठन नहीं है। हम हर जात और हर बिरादरी के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को इसमें लेते हैं।
और अब तक वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट ने 6 महीने के वक्फे में 50 से ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं। हेट क्राइम के खिलाफ अब तक हमने 100 से ज़्यादा FIRs कराई हैं। 2000 से ज़्यादा विक्टिम्स को हेट क्राइम के हमने लीगल एड दिया है। 7 स्टेट्स में हमने यूनिट फ्लोट किया है और अगले 1 महीने में 3 स्टेट्स में और हमारी यूनिट फ्लोट हो रही है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जो आपने बात कही। हाँ, बस बहुत शॉर्ट में करूँगा। पहले तो मैं चचा से माजरत के साथ चाहता हूँ कि वो मुशायरा जो मैंने कहा था उस चुनावी मुशायरे की बात थी, वो ओरिजिनल मुशायरे की बात मैं समझ रहा हूँ उस बात। इसीलिए मैंने कहा था कि उन्मादी लोग आते हैं इलेक्शन में, तो उसको आप अपने दिल पे मत लें, क्योंकि हमारे वालिद और वालदा भी दोनों उर्दू में MA थे, तो हमने तो घर में मुशायरे सुने हैं रोज। दूसरा मसला ये है कि ये जो जहर का इंजेक्शन है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये रोज रात को 9 बजे लगाया जाता है और इतना लगाया जाता है नसों में कि आदमी अंधा हो जाता है। तो जब आदमी अंधा कर दिया जाएगा, नशे में, उन्माद में उसको बेकरार कर दिया जाएगा, तो ये जिम्मेदारियां सरकारों की है कि उनको नशे से जगाए। और अगर कोई भी सरकार उनको नशे से जगाने के लिए काम नहीं करेगी तो मुजरिम भी सरकार है, नागरिक नहीं है। मसला यह है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देके अपनी बात खत्म करूं। एक बच्चा था, इसका नाम था अर्जुन मेघवाल। उस बच्चे ने एक ऊंची जात के मास्टर के मटके से इसी राजस्थान में पानी पी लिया और उस बच्चे को पीट पीट के मार डाला गया। अब आप बताइए उसमें पुलिस क्या करेगी, उसमें एक लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान क्या करेगा, या एक सोशल जस्टिस वाला इंसान क्या करेगा? जब टीचर ही शैतान बन जाए तो सबसे पहले इस नशे को रोकने की और इसके खिलाफ एंटीडोट देने की जरूरत है। लेकिन दुकान नहीं होनी चाहिए मोहब्बत की। मोहब्बत कहीं बिक नहीं सकती। मेरा मानना है मोहब्बत जज्बात है जो फ्लो होना चाहिए और इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन होना चाहिए। और अगर ये हो गया इस मुल्क में, किसी ने भी कर दिखाया, तो मैं उसके साथ खड़ा होने के लिए शाना बशाना तैयार हूं। लेकिन बस सवाल ये है कि एक जो शेर है कि तूफानों से जा टकराओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का पीछा छोड़ो। यही मैं अपनी कौम से कहता हूं कि मल्लाहों का पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, किसी डर पे वोट मत दो। अपने आप से इस आवाज को देखो कि कौन आदमी तुम्हारे काम आने वाला है, उसको वोट दो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो इस डिस्कशन का लब्बे-लुआब ये है कि हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। हम अच्छा समाज तभी बन सकता है कि जब उसके नागरिक अच्छे हों, उनकी सोच अच्छी हो और वो दूर अंदेशी के साथ सोचें कि वो हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या दे करके जा रहा है। आप सब लोग वक्त निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। हबीब नसीर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो मंच पर आए और सिर्फ टीवी के इस कॉन्क्लेव का मोमेंटो हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको पेश करें। जब तक ये मोमेंटोस बट रहे हैं तब तक मैं हाजरीन हैं उनसे सिर्फ एक चीज की तस्दीक करना चाहूंगा। ये बातचीत शुरू हुई उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ा सुकून महसूस होगा आपको। वो जो इससे पहले तलखी थी, उसके बाद ये बातचीत सुन के क्या वो सुकून आप तक पहुंचा या नहीं? अच्छा, जहां तक मुझे लगता है ये सभी अकलियत के लोग थे। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई नफरत नहीं, इतने सलीके से बात। शायद इस कौम का जो रिप्रेजेंटेशन मीडिया में किया जाता है, ये उसको आईना दिखाने की एक बात थी कि मुसलमान अपनी बात सलीके से और सौम्यता से नहीं रख सकता। अभी जो 45 मिनट हुआ वो उन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। जरूरत है अकलियत को अपनी बात को तरीके से रखने की।